दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जिन्होंने पेड टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो आज ऑनलाइन टेस्ट नंबर 19 हुआ था, जिसका अपना टॉपिक था अल्टरनेटर। यदि आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें अल्टरनेटर से संबंधित कुल 50 प्रश्न है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर तैयार किया है। अल्टरनेटर से संबंधित आपको 50 प्रश्न सीखने को मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन सभी लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यदि आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की प्रॉपर तरीके से भी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में जा कर के इन सभी टॉपिक वाइज टेस्टों को आप ज़रूर देखें। अब तक टोटल 18 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये 19वां वीडियो है, यानी 19 टॉपिक आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे कि प्रत्येक के 50-50 प्रश्न विस्तार पूर्वक समझाया है। सभी प्रश्नों का कारण सहित आपको उत्तर वहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप नए सिरे से तैयारी स्टार्ट की है तो ज़रूर आप प्ले लिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 अल्टरनेटर समांतर क्रम में परिचालित है। यदि एक अल्टरनेटर का फील्ड परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो, दोनों अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे थे, यानी सिंक्रोनाइज उनको हमने कर दिया था। दोस्तों याद रखें, सिंक्रोनाइजेशन से पहले जब हम फील्ड फ्लक्स बदलते हैं तो अल्टरनेटर की वोल्टेज परिवर्तित होती है, लेकिन सिंक्रोनाइज होने के बाद दोनों की वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है और वो कभी चेंज नहीं होगी। फील्ड परिवर्तित करने से पावर फैक्टर में परिवर्तन आता है, रिएक्टिव पावर में चेंजेज आता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा, पावर फैक्टर परिवर्तित होगा। हाँ, यदि सिंक्रोनाइजेशन से पहले हम अगर फील्ड की उत्तेजना को कम या अधिक करते हैं तो अल्टरनेटर में बस बार पर वोल्टेज चेंजेज होती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की ईएमएफ समीकरण E बराबर BLV साइन थीटा में V किसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों BLV साइन थीटा में B का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व टेस्ला में या वेबर प्रति वर्ग मीटर में। L का मतलब होता है चालक की लंबाई मीटर में। V का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी चालक का वेग कितना है, क्योंकि जनरेटरों में प्रेरित ईएमएफ गतिज प्रकार का होता है, डायनेमिक ईएमएफ होता है। इसलिए प्रेरित ईएमएफ पर गति का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। साइन फाई का मतलब होता है चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच छेदन का कोण कितना है, और ये कोण जब 90 डिग्री हो, यानी एक चालक चुंबकीय बल रेखाओं का जब समकोण पर छेदन करता है तो प्रेरित ईएमएफ मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा बी, वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी वेग को संकेत ये करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डायनेमोमीटर प्रकार के सिंक्रोस्कोप में 2 तरह के होते हैं। एक मोटर टाइप का होता है जिसमें 2 फेज की मोटर होती है, और एक डायनेमोमीटर प्रकार का होता है, यानी ट्रांसफार्मर के जैसे इसमें कोर होती है E और I टाइप की, जिस पर 3 वाइंडिंग होती है। तो डायनेमोमीटर प्रकार के सिंक्रोस्कोप में जब ग्रिड और जनरेटर की फ्रीक्वेंसी यदि डिफरेंस हो, फ्रीक्वेंसी सिमिलर ना हो, तो लैंप की सिचुएशन का क्या होगा। दोस्तों यदि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो लैंप फ्लिकर करता है। आप अल्टरनेटर थ्योरी की क्लास में जा कर के इनकी पूरी क्लास को देखें, आपको वहीं से पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। जब सारे घटक समान हो तो लैंप ग्लो करेगा, पूर्णतः प्रकाशित होगा। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, लैंप जलना बुझना करेगा, जिसको हम लोग ब्लिंकिंग या फ्लिकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भिन्नात्मक पिच 2/3 हो तो कोण अल्फा का मान कितना होगा। देखो, फ्रैक्शनल पिच जो होती है ना अल्टरनेटर में, इसके लिए पूछा है। अल्टरनेटर में पिच फैक्टर जो होता है वो कोस α/2 होता है, राइट। और हमसे अभी सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि कोस अल्फ़ा का मान बता दीजिए कितना है। दोस्तों कोस अल्फ़ा का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है
कि फुल पिच माइनस एक्चुअल पिच, यानी अभी कितनी है जबकि एक्चुअल में होने कितनी चाहिए थी, पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच बटे पूर्ण पिच इंटू 180, ये करना था। देखो 2/3 का मतलब ये होता है कि फुल पिच 3 है, एक्चुअल पिच 2 है, यानी फाइंडिंग जिस पर की गई वो तो 2 है, जिस पर करनी चाहिए थी वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पिच है 3, हमने 2 मानते हुए किया है, बटे फुल पिच यानी 3 इंटू 180 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1/3 इंटू 180 होगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर अपना रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, अभी ऑप्शन में नहीं है, मैं इसको सही कर दूंगा, बाद में हो जाएगा, टेस्ट में सही था ये, 60 डिग्री इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पोल का अल्टरनेटर 3000 आरपीएम पर चल रहा है, इसका कोणीय वेग कितना होगा। एंगुलर वेलोसिटी पूछा है दोस्तों, रेडियन प्रति सेकंड में है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। कोणीय आवर्ती जिसको ओमेगा से हम दर्शाते हैं इक्वल 2πf होता है, यानी 2 इंटू पाई इंटू एफ से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। देखो 2π का मान तो हमें पता है 6.28 हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन 4 पोल और 3000 आरपीएम का उपयोग करते हुए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, पोल इंटू घूर्णन गति बटे 120, यानी 4 इंटू 3000 बटे 120 करेंगे ना तो कितना उत्तर आएगा, 100 हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आएगी तो 6.28 इंटू 100 करेंगे, 628 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर रहेगा। यानी अपने क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, सी होगा, 628 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी इसकी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्टैटिक एक्साइटर है, यानी उत्तेजक है। देखो एक्साइटर कौन होता है, जो अल्टरनेटर की फील्ड को डीसी प्रदान कर सकता हो, राइट। स्टैटिक का मतलब यह है कि ऐसा डीसी देने वाला भाग या मशीन जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं हो या घूर्णन नहीं करती हो। तो नाम से ही पता लग रहा है ना, रेक्टिफायर है। स्टैटिक है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में आसानी से कर देता है, राइट, और इसमें कोई घूमने वाला या यांत्रिक पार्ट इसमें नहीं होता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में भी होता है। एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन, ये क्रॉस फील्ड डीसी मशीनों के प्रकार है। दोस्तों आप डीसी जनरेटर और मोटर दोनों के 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है टॉपिक, उनको आप ज़रूर देखें, पढ़ें। ये मेटाडाइन और एम्प्लीडाइन दोनों के बारे में मैंने डिटेल से उसमें एक्सप्लेन किया है। अभी क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, रेक्टिफायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ क्या कहलाता है। देखो जनरेटर कोई भी हो, डीसी का हो, एसी का हो, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम जब इन पर लागू होता है तो प्रेरित ईएमएफ हमेशा एसी होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरा, जनरेटरों में क्या होता है कि या तो चालक गतिमान या चुम्बकीय क्षेत्र गतिमान, यानी चालक और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों में से एक को गति करवाई जाती है, दूसरे को स्थिर रखा जाता है। इसलिए इनमें प्रेरित ईएमएफ हमेशा गतिज प्रकार का होता है, यानी अल्टरनेटिंग होगा और डायनेमिक होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर के लिए होता तो अपना आंसर बी होता। ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो स्टैटिक ईएमएफ होता है, क्योंकि इनमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है तो वो स्थैतिक क्रिया के कारण ही होता है, कोई पार्ट रोटेट करने के कारण नहीं होता है। हालांकि इंडक्शन मोटर में तो रोटर घूर्णन करता है, लेकिन वो ईएमएफ उत्पन्न होने के बाद ही घूर्णन करता है। यदि ईएमएफ उत्पन्न ही ना हो पाए ना रोटर चालकों में, तो रोटर रोटेट ही नहीं करेगा इंडक्शन मोटर का भी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक अनंत बस बार से, इनफाइनाइट बस जो होती है ना, किसको बोलते हैं इनफाइनाइट बस, पहले तो इसको ध्यान रखें। देखो जो अनंत बस बार है ना, ये वो होती है जो ग्रिड के साथ जुड़ी हुई थी, यानी जिनसे, जिसको हम ग्रिड बोल रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जिनसे आगे पावर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती हो, उसको अनंत बस बार बोलते हैं। और इस बस बार में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ना तो इसमें वोल्टेज बदलती है ना फ्रीक्वेंसी में चेंज जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर टाइप सिंक्रोस्कोप में यदि सिंक्रोस्कोप स्लो का संकेत करता है तो इससे क्या आशय होता है। मोटर टाइप सिंक्रोस्कोप में अगर इंडिकेशन की हम बात करें तो वो सेंटर में जब वर्टिकली यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो होता है कि सिंक्रोस्कोप बिल्कुल सही है, सारी कंडीशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए तैयार है। दो कंडीशन होती है स्लो और फास्ट की। याद रखें, सिंक्रोस्कोप जो भी इंडिकेशन देता है वो हमेशा जनरेटर पर लागू होता है, या फिर यूँ कहें कि जनरेटर के बारे में ही होता है। यानी यदि वो संकेत कर रहा है फास्ट, इसका मतलब है जनरेटर गति अधिक है। यदि वो संकेत कर रहा है स्लो तो जनरेटर की गति कम है। और जनरेटर में हम सब जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड के समानुपाती है। यानी वो फास्ट संकेत कर रहा है, इसका मतलब जनरेटर की फ्रीक्वेंसी अधिक हो गई, क्योंकि हमें तो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज़ करना है। सिंक्रोनाइज़ करने के लिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का समान होना ज़रूरी है। तो फ्रीक्वेंसी अधिक हो चुकी है, वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो स्लो में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, जनरेटर की है, ना कि ग्रिड की, राइट। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। जनरेटर की फ्रीक्वेंसी निम्न है। हाँ, इसमें और क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, देखो 3 ऑप्शन बन सकते थे। ग्रिड की फ्रीक्वेंसी अधिक है, पॉइंट नंबर 1। जनरेटर की फ्रीक्वेंसी निम्न है, पॉइंट नंबर 2। जनरेटर की गति भी निम्न है, पॉइंट नंबर 3। ये 3 ऑप्शन बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होता है। देखो नॉर्मल कंडीशन जो है ना, ये डैम्पर क्या होती है हम सब जानते हैं, ये हंटिंग से बचाव के लिए होती है। हंटिंग क्या होता है, जब क्षणिक रूप से भार परिवर्तन होता है तो रोटर दोलन उत्पन्न करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। मेन सीधा सीधा है कि डैम्पर वाइंडिंग तब वर्क करती है जब हंटिंग उत्पन्न होती हो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करती। यानी सामान्य अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग में कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। सामान्य अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 50 kVA का अल्टरनेटर 0.8 पावर फैक्टर पर भार को शक्ति प्रदान करता है। यदि भार का शक्ति गुणक 0.6 हो जाता है तो शक्ति निर्गम में कमी कितनी होगी। यानी जितनी पावर पहले दे रहा था अब कितनी देगा, कितनी कम हो गई, ये पूछा है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले कितनी पावर आउटपुट दे रहा था, अब कितनी पावर आउटपुट देगा, दोनों का निकाल देंगे अंतर, वही होगा अपना उत्तर। देखो 50 kVA का है, 0.8 पावर फैक्टर पर हमें 40 किलोवाट की आउटपुट दे रहा है, क्योंकि आउटपुट हमेशा वास्तविक शक्ति में ली जाती है और किलोवाट बराबर kVA इंटू कोस थीटा होता है। kVA इंटू पावर फैक्टर कर दो, उत्तर आ जाता है। अब कितना हो गया, 50 इंटू 0.6, उत्तर कितना आएगा, 30 किलोवाट। यानी पहले 40 किलोवाट पावर डिलीवर कर रहा था, अब पावर आउटपुट 30 किलोवाट ही हो पा रही है। डिफरेंस कितना आया, 10 किलोवाट का। यानी शक्ति निर्गम में कितनी कमी हो गई, 10 किलोवाट की कमी हो गई। और इसी तरह से यदि पावर फैक्टर इकाई हो जाता ना तो इसमें 10 किलोवाट की वृद्धि भी हो जाती। दोनों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यावर्तक का प्रकार नहीं है, अल्टरनेटर का प्रकार नहीं है। देखो अल्टरनेटर एक्साइटेशन के आधार पर 2 तरह के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। रोटर पोल के आधार पर 2 तरह के होते हैं, सेलिएंट पोल टाइप और सिलेंड्रिकल पोल टाइप, या फिर नॉन सेलिएंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। रोटेशन के आधार पर 2 तरह के होते हैं, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर या फिर रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। लेकिन देखो स्टार्टिंग के लिए कोई नहीं है, सेल्फ स्टार्ट और नॉट सेल्फ स्टार्ट ये मोटरों के प्रकार होते हैं, ना कि जनरेटर के, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया क्वेश्चन। तो आंसर अपना सी रहेगा, सेल्फ स्टार्ट जनरेटर का कोई प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गैर समुन्नत ध्रुव घूर्णक का उपयोग कहाँ करते हैं। यानी नॉन सेलिएंट प्रकार के जो रोटर होते हैं, नॉन सेलिएंट को बोलते हैं बेलनाकार। किसका नाम है,
बेलनाकार। यानी एक तरह से हमसे ये बेलनाकार रोटर का ही उपयोग पूछ रहा है और कुछ नहीं है। तो बेलनाकार रोटर उच्च गति वाले अल्टरनेटरों में होते हैं जिनमें स्टीम अल्टरनेटर और टर्बो अल्टरनेटर आते हैं। बेलनाकार रोटर हमेशा उच्च गति वाले होते हैं, इनमें केवल 2 पोल होते हैं, इनकी लंबाई अधिक और व्यास कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में एक्साइटर का कार्य क्या है। एक्साइटर यानी उत्तेजित करने वाला, मतलब करता तो उत्तेजित है, किसको उत्तेजित करता है। तो ये भी ध्यान रखें, हमेशा हम फील्ड को ही एक्साइट करते हैं और फील्ड को हम क्या कहते हैं, रोटर। यानी वो रोटर को उत्तेजित करने के लिए लगाया जाता है, डीसी प्रदान करता है फील्ड को ताकि फ्लक्स एक्साइटेशन हो सके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक स्थिर अल्टरनेटर को लाइव बस बार से कभी भी नहीं जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लाइव बस बार से उसको तब जोड़ते हैं जब वो तीनों शर्तें पूरी करता हो, यानी वो वोल्टेज खुद की बनाता हो। यदि ईएमएफ नहीं बना रहा है हम उसको बस बार के साथ नहीं जोड़ सकते। तीनों शर्तें कौन कौन सी है, टर्मिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस, राइट। तो क्यों नहीं जोड़ सकते, क्या हो जाएगा अगर ऐसा कर देंगे। यदि एक स्थिर अल्टरनेटर को लाइव बस बार से जोड़ देते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तीनों फेजों में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो, क्योंकि एज ए इनपुट सप्लाई की तरह इसको मिलेगा, है ना, तो ये उसको शॉर्ट करवा देगा, स्टेटर की वाइंडिंग तुरंत जल जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा शून्य पश्चगामी पावर फैक्टर पर दी गई आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होगी। सबसे पहली बात, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, याद रखें, जबकि डीसी जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंडेंट होती है। अब देखो कैसे कैसे देती है। 3 तरह की आर्मेचर रिएक्शन होती है, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जब लैगिंग पावर फैक्टर हो तो विचुंबकन होता है, जब लीडिंग पावर फैक्टर हो तो चुंबकन होता है, जब इकाई पावर फैक्टर हो तो प्रतिचुंबकन होता है। आप तीनों को याद रखें। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा, विचुंबकन। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन कि यदि अल्टरनेटर का शक्ति गुणक अत्यधिक अग्रगामी हो जाता है तब आवश्यक उत्पादित वोल्टेज निर्धारित टर्मिनल वोल्टेज देने के लिए क्या होगा। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक कुछ इसकी लैंग्वेज भी आपको अलग लगी होगी। सिंपल सवाल ये कह रहा है कि अल्टरनेटर में पावर फैक्टर लीडिंग हो गया। देखो जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है ना तो भार बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ती है, राइट। भार को 240 वोल्ट की ज़रूरत थी लेकिन भार बढ़ते कितनी हो जाएगी, 260 हो गई। तो क्या करना होगा, हमें रेटेड वोल्टेज भी देनी है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेटेड वोल्टेज देनी है तो क्या करना है, हमें प्रेरित ईएमएफ को थोड़ा सा कम कर देना है, प्रेरित ईएमएफ को घटाना होगा, प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये यूँ नहीं पूछ रहा कि लीडिंग पावर फैक्टर है तो टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा। भार बढ़ने पर लीडिंग पावर फैक्टर में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये कह रहा है निर्धारित टर्मिनल वोल्टेज ही देनी है, यानी टर्मिनल पर जो वोल्टेज रहती है वो निर्धारित ही होनी चाहिए। तो फिर आंसर क्या आएगा, ए आएगा ना, क्योंकि उत्पादित वोल्टेज को कुछ कम कर दो ताकि वो वहाँ पर कितनी मिले, रेटेड मिले। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को सामान्यतः पर शक्ति उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। एक नियत फ्रीक्वेंसी पर, एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर अल्टरनेटर को पावर जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और जैसा कि आप सबको पता है इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, यानी भारत में जिस तरह से 50 हर्ट्ज के लिए है तो सभी अल्टरनेटरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि उनके द्वारा प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। यानी यदि किसी में पोल 4 कर दिए तो उसकी आरपीएम 1500 करनी पड़ेगी, यदि किसी में पोल 2 कर दिए तो उसकी आरपीएम हमें 3000 करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर का शक्ति गुणक किस पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता है। पावर फैक्टर जो अल्टरनेटर का है ना वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर हमेशा भार पर निर्भर करता है कि उस पर कैसा भार संयोजित किया गया। जैसे यदि रेजिस्टिव लोड हो तो पावर फैक्टर इकाई होगा, इंडक्टिव हो तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा और कैपेसिटिव भार हो तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा।
साथ ही इसी पावर फैक्टर से उसमें वोल्टेज रेगुलेशन और आर्मेचर रिएक्शन भी परिवर्तित होती है। इसलिए अल्टरनेटर में भार के पावर फैक्टर का बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णी फील्ड अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होंगे जब वो स्टार में जुड़ा हुआ हो। देखो फील्ड रोटेट कर रहा है ना, इसका मतलब चालक स्थिर है और स्थिर भाग से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसी स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। हमसे तो ये पूछा गया है कि कितने स्लिप रिंग होंगे। देखो सीधी सी बात है, ये फील्ड घूर्णन कर रहा है और इस फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी देना होगा, तो इसके लिए केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। आर्मेचर स्टार में है, डेल्टा में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर तो नियत है और नियत भाग से आउटपुट प्राप्त करनी है तो सीधे वाइंडिंग से प्राप्त होगी, स्टार या डेल्टा में संयोजित कर देंगे, कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी कितनी रहेगी, 2 स्लिप रिंग होंगे, क्योंकि फील्ड रोटेट कर रहा है तो फील्ड को डीसी कैसे देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में कॉइल स्पान 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, पिच फैक्टर का मान कितना होगा। देखो पिच फैक्टर का मान होता है कोस अल्फा बाई 2 के बराबर। कोस अल्फा कितना होता है, ये अंतर से आता है, पिच में डिफरेंस कितना। अब यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है आपको, अल्टरनेटर में वाइंडिंग 180 डिग्री के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए थी, हमने किसके अकॉर्डिंग कर दिया, 120 के अकॉर्डिंग। हाउ मैनी डिफरेंस, 60 डिग्री का दोनों के बीच में, यानी हमने वाइंडिंग को कितना छोटा कर दिया, 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है यही अल्फ़ा है, तो कोस अल्फ़ा बाई 2 करना है, यानी कोस 60 बाई 2, कोस 30 का मान निकाल दूँ। कोस 30 डिग्री का मान जो होता है वो 0.866 होता है। तो पिच फैक्टर की वैल्यूएशन कितनी आएगी, 0.866 आएगी। यानी सबसे पहले कोस अल्फ़ा देखो कितना बना, 60, उसका हाफ कितना हुआ, 30, कोस 30 का मान कर दो, वही पिच फैक्टर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में कोई भी हार्मोन तब समाप्त हो जाता है जब उसका कोर्डिंग एंगल का मान कितना हो। देखो कोर्डिंग एंगल निकालने के लिए एक शर्त भी होती है, आई थिंक आप सबको पता भी होगा पहले से। अल्टरनेटर में हार्मोन तब समाप्त हो जाता है जब हार्मोन इनटू कोर्डिंग एंगल को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 90 डिग्री आ जाए। कैसे, तो कोण अल्फ़ा बनेगा और ये जो 90 डिग्री का मान होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। तो अपने आप ही हार्मोन समाप्त हो गया। अब और कई सारे तरीके बनते हैं इसमें अपने पास। देखो फिर कोर्डिंग एंगल की वैल्यूएशन अगर आपको निकालनी है तो क्या बनेगा, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में चला गया, 180 डिग्री बटे हार्मोन कर दो तो ये भी हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया अपने को। यानी 180 डिग्री बटे हार्मोन्स अपन कर दें तो जो वैल्यूएशन आ रही है वो कोर्डिंग एंगल है, उस पर वो समाप्त हो जाता है। कोई भी हार्मोन तब समाप्त हो जाएगा जब हार्मोन इनटू कोर्डिंग एंगल और उसको 2 से भाग करके हम देखें तो उत्तर यदि 90 डिग्री आ रहा हो तो वह हार्मोन अपने आप समाप्त हो जाता है। आप एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं, जैसे 5वें हार्मोन को समाप्त करना है तो इसके लिए कोर्डिंग एंगल 36 डिग्री का होता है, तो 5 × 36 बटे 2 करके देखो उत्तर 90 डिग्री ही आएगा। देखो देखिए ये 18 था, 18 × 5 90 हो गया ना समाप्त। इसीलिए 5वां हार्मोन 36 डिग्री पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है। तो मैं करवा चुका हूँ दोस्तों, ऊपर ही बात कर ली थी हमने। ये तो अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन की प्रकृति भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। यदि डीसी जनरेटर होता तो फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंडेंट है। भार के पावर फैक्टर यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग के आधार पर ये 3 तरह की होती है, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जबकि डीसी जनरेटरों में 2 ही होती है, क्रॉस मैग्नेट और डीमैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग नाम से डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, जिसको मैं अभी ऊपर के प्रश्न में भी करवा ही चुका हूँ, कि अल्टरनेटर में 5th हार्मोन को यदि हमें समाप्त करना हो तो कोर्डिंग एंगल का मान कितना होना चाहिए। देखो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, 180 बटे हार्मोन कर दो उत्तर आ जाता है, राइट। लेकिन तरीका वही है, कहाँ से आया,
हार्मोन इनटू कोऑर्डिंग एंगल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। हार्मोन ज्ञात करना है तो अल्फ़ा का भाग भी देना है, अल्फ़ा ज्ञात करना है तो हार्मोन का भाग देना है। तो 180 बटे क्या करना है, 5वां हार्मोन समाप्त करना है, 5 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री के कोण पर 5वां हार्मोन समाप्त हो जाता है। इसी तरह से आप 7वें हार्मोन को भी समाप्त कर सकते हैं, इसी तरह से 9वां हो जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2 अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन में कौन सा गुणक समान होना चाहिए। अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए 3 शर्तें होती है। कौन कौन सी 3 शर्तें? टर्मिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस। इन चारों में केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है फेज सीक्वेंस का। तो हम कला अनुक्रम की ओर ही जाएंगे, यानी फेज क्रम समान होना चाहिए। शक्ति, शक्ति गुणक और प्रतिघाती शक्ति, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि 36 स्लॉट और 4 पोल के अल्टरनेटर में कॉइल स्पान का मान 1 से 7 है, कोण अल्फ़ा का मान कितना होगा। अब देखिए, कोण अल्फ़ा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही बात कि पूर्ण पिच कितनी है और वास्तविक पिच कितनी है। देखो अपने हिसाब से पिच कितनी आएगी, 36/4 करेंगे तो 9। फुल पिच कितनी हुई, 9। वास्तविक पिच कितनी है, कॉइल स्पान से निकलती है। 2 बातें ध्यान से सुनिएगा। फुल पिच कहाँ से आती है, नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ पोल से। स्लॉट बटे पोल करने से जितनी आती है वो तो कहलाती है पूर्ण पिच, और दिया गया कॉइल स्पान से जो पिच आती है, जैसे 6 हुई, 1 से 7 दिया है तो पिच कितनी कहलाती है, 6। अपने हिसाब से पिच आनी थी 9, जबकि इन्होंने पिच कितनी मानी है, 6। कितनी छोटी कर दी, 3 बटे पूर्ण पिच का मान कितना है, 9 × 180। तो यही इसका कोण कहलाएगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री। ए हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच बटे पूर्ण पिच × 180, ये फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 36 स्लॉट और 4 पोल के अल्टरनेटर में खांचों का कोणीय विस्थापन यानी बीटा का मान कितना होगा। क्या फॉर्मूला होता है भाई बीटा ज्ञात करने के लिए? बीटा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 180 बटे प्रति पोल खांचे, यानी स्लॉट प्रति पोल। अब प्रति जो होता है वो भाग में होता है, तो आप इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ भी कर सकते हैं, यानी 180 × पोल बटे स्लॉट, ये होता है। ठीक है, खांचों का कोणीय विस्थापन का मतलब यही हो गया कि प्रति स्लॉट एंगल कितने का बन रहा है। तो 180 × 4 और स्लॉट कितने हैं, 36, तो कितना आएगा ये, आई थिंक 20 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, तो बीटा का मान कितना होगा, 20 डिग्री होगा। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए कर देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर के किस मान पर अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक आएगा। देखो वोल्टेज रेगुलेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद होना तो ही ये सूत्र आंसर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जो स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बटे फुल लोड पर वोल्टेज × 100, राइट। अब देखो माइनस तब आ सकता है जब फुल लोड की वोल्टेज नो लोड वाली से अधिक हो, यानी भार की अपेक्षा शून्य भार की अपेक्षा भार पर वोल्टेज अधिक हो। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब लीडिंग पावर फैक्टर हो, भार संयोजित भार कैपेसिटिव प्रकार का हो। ठीक है, तो तब होगा जब लीडिंग पावर फैक्टर हो, या फिर यूँ कहें कि भार का जो प्रकृति है वो कैपेसिटिव प्रकार की हो। ठीक है, अग्रगामी पावर फैक्टर हो या फिर प्रकृति पावर फैक्टर की और भार की प्रकृति धारितीय प्रकार की हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रत्यावर्तक समांतर प्रचालन की जांच की नहीं है, यानी अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके ऑपरेट करने से पहले हमें जांच करनी होती है, और इसके लिए 3 ऑप्शन होते हैं अपने पास, राइट। और 3 में से हम तो 2 ही यूज करते हैं, जैसे लैंप विधि का उपयोग करते हैं या फिर सिंक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो डार्क लैंप विधि होती है,
ब्राइट लैंप विधि होती है, डार्क एंड ब्राइट होती है, सिंक्रोस्कोप भी होती है, लेकिन फेज सीक्वेंस इंडिकेटर ये सिंक्रोनस की विधि नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन जांच का मेथड फेज सीक्वेंस इंडिकेटर नहीं है, ये केवल फेज क्रम जांचने के काम आता है। हम इससे किसी सप्लाई का केवल कला अनुक्रम का पता कर सकते हैं कि RYB होगा या BYR होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आउटपुट में EMF प्राप्त करने के लिए कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी यदि अल्टरनेटर हो। अब देखो ये क्वेश्चन वही आ गया जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ये साफ शब्दों में ये पूछ रहा है कि हमें आउटपुट में EMF लेना है और इसके लिए स्लिप रिंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कब नहीं होगी? जब चालक स्थिर हो, यानी अपना आर्मेचर स्टेशनरी हो। जब आर्मेचर स्थिर हो तो फील्ड घूर्णी होता है, यानी यदि फील्ड रोटेट कर रहा है तो 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी जो केवल फील्ड को DC देने के लिए है। इसलिए आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसी स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डार्क लैंप विधि में यदि लैंप सेट अलग अलग समय पर ऑन ऑफ होते हैं तो निम्न में से किस फैक्टर में अंतर है? देखो, डार्क लैंप विधि में 2 लैंप सेट, 3 लैंप सेट होते हैं, 2-2 लैंप के श्रेणी क्रम संयोजन बनाते हुए सभी लैंप समान वोल्टेज और समान वाटेज रेटिंग के होते हैं। ग्रिड और जनरेटर के समान फेज मानते हुए उनके बीच में यानी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि लैंप सेट अलग अलग समय पर ऑन ऑफ होते हैं इसका मतलब फेज क्रम में अंतर है। एक साथ ऑन ऑफ होते हैं तो फ्रीक्वेंसी में अंतर है। यदि डिम प्रकाशित होते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज में अंतर है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, डिफरेंट फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दोलन के दौरान अवमंदक कुंडली में उत्पन्न टॉर्क क्या कहलाता है? देखो, इसका भी क्वेश्चन पहले ऊपर भी आ चुका था। सामान्य अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग में कोई EMF प्रेरित नहीं होता है और ना ही वो सक्रिय होती है। डैम्पर कुंडली केवल तब सक्रिय होती है जब अल्टरनेटर में हंटिंग उत्पन्न हो जाती हो, और हंटिंग के दौरान जब भी उसमें EMF उत्पन्न होता है तो वो ठीक वैसे ही होता है जैसे जनरेटर में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार EMF उत्पन्न होता है, क्योंकि ये तुलनात्मक गति के कारण होता है, सापेक्ष गति के कारण होता है। डी उत्तर होगा, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, यानी प्रेरण जनरेटर में जिस तरह से टॉर्क उत्पन्न होता है ये ठीक उसी तरह का टॉर्क कहलाता है, सापेक्ष गति के कारण होता है ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग सामान्यतः किस में दी जाती है? देखो, KVA में होती है रेटिंग, शायद किसी को कोई समस्या नहीं है। किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। बड़ा अल्टरनेटर हो तो किस में होती? MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पियर में। और यदि हमें किलोवाट में कैलकुलेट करना भी पड़ जाता तो फिर KVA × cos थीटा कर देते, राइट। अब देखो, इस तरह का तो कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो KVA जो होती है यानी वोल्ट एम्पियर जो होती है ये आभासी शक्ति की इकाई होती है, अपरेंट पावर की इकाई होती है। तो किस में रेटेड किया जाएगा? अपरेंट पावर में किया जाएगा, आभासी शक्ति में रेटेड किया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े जनरेटर सामान्यतः प्रकार के उत्तेजित कहलाते हैं और इनमें घूर्णी होता है, यानी किस तरह से इनको एक्साइट करते हैं और किस तरह से इनमें रोटेशन होता है, यानी चालक और चुंबकीय क्षेत्र में से कौन रोटेट करता है। देखो, जनरेटर में चालक और चुंबकीय क्षेत्र में से एक भाग को घूर्णन करवाया जाता है, दूसरे को कांस्टेंट रखा जाता है, सीधी सी बात है, राइट। और 2 तरह का एक्साइटेशन देते हैं, या तो सेल्फ या सेपरेट एक्साइट। तो जो बड़े जनरेटर होते हैं वो एक तो सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं और दूसरा इनमें हमेशा रोटर घूमता है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं और फील्ड इनमें घूर्णन करता है, यानी क्वेश्चन का आंसर डी होगा, सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं और फील्ड इनमें रोटेट करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2 पोल का अल्टरनेटर 25 RPS पर घूर्णन करता है, प्रेरित EMF की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखो, RPM नहीं दिया है, RPS दिया है, चक्कर प्रति सेकंड। जब चक्कर प्रति सेकंड हो तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है PN/2,
सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, 120 नहीं होता, इतना सा ध्यान रखें। यानी 2 पोल मिलकर के विद्युत वाहक बल का एक चक्कर हमेशा पूरा करते हैं। जब यांत्रिक चक्कर सेकंड में दे रखे हों तो पोल के जोड़ों के बराबर फ्रीक्वेंसी के हमेशा चक्कर होते हैं। तो कितना बनेगा इसमें अपना उत्तर, 2 पोल है और 25 RPS है और 2 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर 25 हर्ट्ज ही आएगा। ठीक है, पोल के जोड़े के बराबर होता है तो जोड़ा 1 बनाए तो 1 × 25 यानी 25 हर्ट्ज अपने इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संयोजित भार की प्रकृति अधिक धारितीय हो तो भार के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज, वही बात कैपेसिटिव लोड है तो जब लोड के टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, हमेशा नो लोड वोल्टेज से अधिक होगी, क्योंकि भार बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगी इसमें। यदि भार की यहाँ पर संयोजित जो प्रकृति है वो प्रेरणिक प्रकार की यानी इंडक्टिव होती तो उस भार के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज शून्य भार वोल्टेज से कम होती, नो लोड वोल्टेज से कम मिलती। और यदि प्रतिरोधी प्रकार का भार होता यानी इकाई पावर फैक्टर वाला तो भार के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज लगभग नो लोड वोल्टेज के बराबर होती। तीनों पावर फैक्टर का आप याद रखें, इन्हीं से तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको याद रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह का आएगा। तो अभी अपना आंसर ये रहेगा, नो लोड वोल्टेज से अधिक होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते समय ये आवश्यक होता है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से लेकर फुल लोड तक वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव कितना आया। तो वोल्टेज को प्रभावित करने वाले फिर सभी कारकों को हमें स्थिर रखना ज़रूरी होगा ताकि उन कारकों से तो ना हो, जैसे फील्ड फ्लक्स है तो फ्लक्स पर तो वोल्टेज पूरी तरह से निर्भर है। यदि फ्लक्स ही परिवर्तित हो जाता है तो वोल्टेज परिवर्तन होना स्वाभाविक होगा। तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी फ्लक्स को स्थिर रखा जाए। उसकी गति भी नियत रखी जानी चाहिए क्योंकि गति पर भी ईएमएफ निर्भर करता है। गति और फ्लक्स दोनों स्थिर होंगे तभी तो वोल्टेज का पता लगेगा कि वेरिएशन कितना आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, फील्ड फ्लक्स को स्थिर रखा जाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट धारा का अनुपात क्या कहलाता है। यानी ई ओपन सर्किट वाली और आई शॉर्ट सर्किट वाली। ओपन सर्किट पर वोल्टेज मैक्सिमम होती है और शॉर्ट सर्किट में धारा मैक्सिमम होती है। यानी दोनों मैक्सिमम और मैक्सिमम है तो इन दोनों का अनुपात जो होगा वो भी मैक्सिमम ही कहलाएगा ना। और उच्चतम जो चीज़ होती है वो सिंक्रोनस के नाम से जानी जाती है, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस या सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी बोल सकते थे इसको, कोई बात नहीं। सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक प्रतिबाधा जो होती है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो होता है वो इन दोनों का रेशियो होता है जो कि मैक्सिमम होता है। फिर एक्चुअल इम्पीडेंस हमेशा इस मान से कम ही होगा। ये एक तरह से काल्पनिक या यूँ कह दीजिए कि कैलकुलेटिंग होता है, जो सबसे अधिक होती है जिसकी हम गणना कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब 2 अल्टरनेटर उचित सिंक्रोनाइजेशन में हो तो उनके द्वारा उत्पन्न सिंक्रोन शक्ति का मान कितना होता है। जब दोनों प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हो उस समय कोई सिंक्रोनाइजेशन पावर डेवलप उनके द्वारा नहीं की जाती है, उनके द्वारा एक्टिव पावर डेवलप होती है और वो सीधी सीधी ग्रिड को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में 5th हार्मोन को सिंक्रोनस गति के कितने गुना से अधिक मान पर चलाया जाए ताकि वो समाप्त हो जाए। दोस्तों ध्यान रखें, जिस हार्मोन को समाप्त करना होता है उस हार्मोन में 3 से हम भाग देते हैं और फिर उसको उसी रेशो से एक मल्टीप्लाई कर दो। 3 के गुणक में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाए, उत्तर आ जाएगा। जैसे 5/3 जो है ये कैसे कैसे हो सकता है, देखो ये 3/5 हो सकता है, ये अपना 6/5 हो सकता था, ये अपना 9/5 भी हो सकता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको पेपर में मिले आप वो कर सकते हैं, जिनसे पूरा डिवाइड हो जाता हो, उत्तर आ जाएगा। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा कि 3/5 से 5 गुना गति पर यदि हम उसको चलाएं तो 5th हार्मोन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 6/5 पर चलाएं तब भी हो जाएगा, 9/5 गति पर चलाएं तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर 80 किलोवाट भार को 0.4 पावर फैक्टर पर शक्ति प्रदान करता है, इसकी केवीए रेटिंग कितनी होगी। फॉर्मूला क्या बनेगा, किलोवाट बटे पावर फैक्टर, यानी किलोवाट में
पावर फैक्टर का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। 200 kVA उसकी रेटिंग है, 200 kVA का है। बाहर का पावर फैक्टर जब 0.4 ही हुए तो वो 80 किलोवाट ही आउटपुट प्रदान कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत किसके समान है? ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है और डीसी जनरेटर भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करता है, इसलिए बी ऑप्शन रहेगा, डीसी जनरेटर के समान इसका कार्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट विशेषता वक्र ये हमेशा रेखिक होती है। ये आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच में होती है और हमेशा एक सीधी रेखा और सीधे ग्राफ के रूप में होता है, यानी ऑलवेज लीनियर होती है, सदैव रेखिक वक्र कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में कॉइल स्पान 155 डिग्री है, कोण अल्फा का मान कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, 180 डिग्री में से इलेक्ट्रिकल एंगल का मान कर दीजिए कम, उत्तर आ जाएगा। कोण अल्फा कितना बचेगा? 25 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, अल्फा का मान कितना है? 25 डिग्री। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है, तुल्यकालिक जनरेटर भी ये कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, सिंक्रोनस जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 स्लॉट और 4 पोल का अल्टरनेटर है, पोल पिच का मान कितना होगा? तो 36/4 करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 9। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारण में अधिक शुद्ध परिणाम प्रदान करती है? यानी अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां जिनमें सबसे अधिक उपयोग करें और सबसे अधिक अच्छा रिजल्ट भी दे? देखो 3-4 तरह की विधियां होती है। एमएमएफ मेथड बोलते हैं या एम्पीयर टर्न विधि के नाम से भी जानते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी कहते हैं और ईएमएफ मेथड भी कहते हैं, यानी ये दोनों तो सेम ही नाम हो गए। एमएमएफ का दूसरा एम्पीयर टर्न के नाम से भी होता है और तीसरी होती है जीरो लैगिंग पावर फैक्टर मेथड या फिर पोसियर त्रिभुज विधि। तो इसी का सबसे अधिक उपयोग करते हैं और सबसे अधिक सटीक परिणाम जो होते हैं वो इसी विधि से हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर में आर्मेचर फ्लक्स किस तरह से बिहेव करता है? पावर फैक्टर लीडिंग हो तो आर्मेचर की प्रतिक्रिया मैग्नेटाइजिंग प्रकार की होती है, चुंबकीय प्रकार की होती है और चुंबकीय प्रकार की प्रकृति का मतलब होता है कि रोटर फ्लक्स के साथ वो हमेशा जुड़ जाता है। जब रोटर फ्लक्स के साथ वो जुड़ जाता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान भार बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि लीडिंग पावर फैक्टर पर टर्मिनल वोल्टेज से मान हमेशा अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी प्रति यांत्रिक चक्र किसके बराबर होती है? देखो फ्रीक्वेंसी का मान जो है ये पोल/2 के बराबर होता है। प्रति यांत्रिक चक्कर यानी 1, यानी जब n का मान यदि 1 हो तो फ्रीक्वेंसी का मान किसके बराबर है? पोल/2 के बराबर। और पोल/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? पोल के जोड़ों के बराबर, यानी पेयर ऑफ पोल के बराबर हम इसको कहेंगे। क्वेश्चन का आंसर अपने बी करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्रतिचुंबकन प्रकार की है तो उस पर संयोजित भार किस प्रकार का होगा? प्रतिचुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेट है। क्रॉस मैग्नेट तब होता है जब भार का पावर फैक्टर इकाई हो, और पावर फैक्टर इकाई कब होता है? जब संयोजित भार प्रतिरोधी हो। यानी पावर फैक्टर इकाई हो, संयोजित भार रेजिस्टिव हो तो आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेट प्रकार का होता है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। यदि आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।